जय हिंद दोस्तों। एक मैसेज देखा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। यकीन मानो ये मैसेज देखते ही एकदम से मैंने अपना बैग वैग पैक करना शुरू किया और तैयारी करने लगा कि भारत छोड़ना है। मेरी वाइफ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भारत छोड़ना है। कहती जाएंगे कहाँ? मैंने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले भारत छोड़ना है क्योंकि आदेश हुआ है और जेएनयू की धरती से आदेश हुआ है कि भारत छोड़ना है। अब सवाल यही है कि भारत छोड़ने का आदेश हुआ क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया, सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये आदेश मेरे लिए हुआ और जिसने आदेश दिया उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि जेएनयू की धरती पर हुआ और मेरे लिए वहां पर स्कॉलर्स पढ़ते लिखते हैं, तो ऐसे किसी स्कॉलर ने वहां एक दीवार के ऊपर लिख के ये कहा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो मैंने अपना बैग वैग पैक किया। लेकिन जब आराम से बैठ के सोचा, मेरी वाइफ ने भी समझाया कि यार रुक जाओ, पहले देखो तो सही मामला क्या है, और लास्ट में डिसाइड हुआ कि मैं इस कैंपेन के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मतलब आपके उस जिस भी इंसान ने ये भारत छोड़ो लिखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, मैं भारत छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ना केवल मैं अपने परिवार, और मैं अपने परिवार को लेके जाने के लिए तैयार हूं और साथ में रिश्तेदारों को लेके जाने के लिए तैयार हूं और सबको मोटिवेट करूंगा कि भैया चलो भारत छोड़ दो, ये आदेश हुआ है और बिल्कुल तैयारी के साथ आदेश हुआ है, तो भारत छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हर वो आदमी जो एंटी ब्राह्मण माइंडसेट रखता है वो देगा। हाँ, ये क्लास थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि जातिवाद के नाम पर हो जाएगी, और जातिवाद इस तरीके से कि मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, और हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी टाइप के नारे लगाने वालों ने जो कहा, मैं मानने को तैयार हूं। मेरे सवाल ये हैं, सिर्फ एक सवाल कि दोस्तों सबसे पहले भाई मुझे ये बता दो, ये उस आदमी से सवाल है जो बार बार नारे लगा रहा है ब्राह्मण भारत छोड़ो। क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर भी जब भी मैं कभी कभार खोल लेता हूं एक आधी बार, तो वहां सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रखे होते हैं सैकड़ों की तादाद में, ब्राह्मण भारत छोड़, ब्राह्मण भारत छोड़, तुम 3% हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूं अपना भारत देश को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वह सवाल है भाई, उन सवालों के जवाब किसी में या उसके नेता में, उसके बाप में दम हो तो दे दे, और अगर ना हो तो कम से कम इस मुगालते में ना रहे कि मामला खराब है। सवाल यह है कि भैया जो आप शब्द ब्राह्मण यूज कर रहे हो, क्या आपको इसका मतलब पता है? हम इस ब्राह्मण शब्द को कास्ट से तोड़कर देखते हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है कास्ट का पार्ट है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों को कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को स्टडी करने वाला जो ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, उसे ब्राह्मण माना गया। हमारे शास्त्रों में उन्हें ब्राह्मण माना गया, और जिस मनुस्मृति की बात नहीं, जिस आदि पुरुष का कंसेप्ट की बात किया जाता है कि ऋग्वेद को जला दो, भस्म कर दो, ये कर दो, और इस ऋग्वेद के अंदर भी आदि पुरुष का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो हेड है, क्षत्रिय जो है वो भुजाएं हैं, और जो दलित है वो जो वैश्य है वो उदर है, और क्षूद्र जो है वो टांगे हैं। मैं कितनी बार बहस कर चुका हूं, क्षूद्र टांगे हैं, और इसके ऊपर ब्राह्मण जो है वो सिर्फ खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और सिचुएशंस खत्म हो जाती हैं और एक सेक्शन जो है वो अनटचेबल मान लिया जाता है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं इस ब्राह्मण के नाम पर ही, एक काम करें, हमारे समाज में जो वो आदि पुरुष का कंसेप्ट है, वो टांगे क्षूद्रों को रखा गया है। कोई इंसान सिर्फ एक बार सोच के बता दे कि टांगे काट दी गई। एक इंसान बिना टांगों के कैसे सरवाइव करेगा, ये इमेजिन करके देखिए। यानी क्षूद्र को अगर टांगों से कंपेयर किया गया है, इसे आप एक इंसान के शरीर का हिस्सा मानने की जगह इमेजिन कीजिए एक सिस्टम जो इंसान की तरह अगर दिखाई दे रहा है, कि पूरा सिस्टम जिस पर खड़ा है वो टांगे हैं, और पूरा सिस्टम जिसके नाम पे अपनी जनसंख्या आगे बढ़ा रहा है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उन टांगों के बीच में ही है। तो ये कहना
कि एक शूद्र, और एक काम करें, अगर क्षुद्र नाम से इतनी चिंता है तो अपने टांगों के बीच के वाले उस ऑर्गन को भी काट के देख लें तो पता लग जाएगा कि क्षुद्र की, अगर जहां शूद्र लिखा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अल्टीमेटली शरीर का अभिन्न अंग है ये, जिसे आप टांगे कह रहे हैं या क्षुद्र को कहा गया है। अनटचेबिलिटी पे भी आएंगे, मैं इस चीज को, अब उसके बाद सिस्टम के अंदर क्या कहा गया कि ये जो उदर है या जो ये बीच वाला पार्ट है ये हमारा वैश्य है। बिल्कुल सही तो है, वैश्य ही तो है। आपका हार्ट कहाँ धड़कता है, आपका भोजन कहाँ जाता है, डाइजेशन कहाँ होता है, सारे काम कहाँ होते हैं, बॉडी की एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, वहां जहां वैश्य है, यानी वहां जहां बिजनेस हो रहा है। बिजनेस ही रॉ मटेरियल से लेकर, एनर्जी से लेकर हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। उस रॉ मटेरियल को इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोडक्ट्स या इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के हैं उनके लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, उनके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक वैश्य यानी बिजनेस क्लास ही तो रॉ मटेरियल से लेकर आपकी हमारी एनर्जी को यूटिलाइज करके पैसे में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में घुमा रहा होता है। ये वैश्य ही तो क्षय है। इसमें समस्या क्या है? पुलिस ना हो, आर्मी ना हो, भुजाएं ना हो तो होगा क्या? और सबसे बड़ी बात, इस ब्राह्मण पे आ जाइए। देखिए, ब्राह्मण शब्द का अलग अलग अर्थ है। ब्राह्मण का एक अर्थ तो वो बुक्स हो गए, वो हमारे एपिक्स हो गए, जो कि मतलब ग्रंथ हो गए जिनको हम पढ़ रहे होते हैं, जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज है। ऋग्वेद को और मतलब सारे वेदों को इलेबोरेटेड फॉर्म में उनके जिसे कहते हैं कमेंट्रीज से लेकर, उनके थीसिस से लेकर, थ्योरीज से लेकर सारी चीजें इन ब्राह्मण्स में लिखी हैं। और इन किताबों को स्टडी करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा गया। अभी उस पर भी आ रहा हूं, जो ये बाय बर्थ वाला कंसेप्ट है। अब यहां सोच कर देखिए, ये आपके शरीर के अंदर जो दिमाग है, आप इस शरीर में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिमाग, आज पूरे देश में जो सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पूरे देश में ए क्लास ऑफिसर्स बैठे हैं, पूरे देश के अंदर थिंकर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, हर जगह पर जुडिशरी से लेकर हर जगह पर जो भी इंसान अपनी नॉलेज के बिहाफ पर आगे बढ़ रहा है वो ब्राह्मण ही तो है। जाति बाय बर्थ नहीं देखनी, जाति बाय बर्थ नहीं देखनी। अभी उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। ये जो आपके उल्टे सीधे कंसेप्ट्स हैं, बाय बर्थ की जगह एक बात सोच कर देखो, एनालिसिस करने का ही तो काम है। हमारे शरीर में जहां हमारे जो पूरा चेहरा है या जो खोपड़ी वाला रीजन है, इसमें सारे के सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस का ही तो है। चाहे जीभ का स्वाद है वो नॉलेज और एक्सपीरियंस है, चाहे हमारे कान हैं वो सुन के आवाज को पहचान लेते हैं वो नॉलेज और एक्सपीरियंस है, आंखें देख के पहचान रही हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और इन सब का सारी बुद्धि यहां पर ये नॉलेज और एक्सपीरियंस ही तो है। चाहे मायावती हो गई, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, चाहे ज्योतिबा फूले हो गए, हर वो इंसान जिसने अपनी नॉलेज के दम पे अपनी जिंदगी जी और नॉलेज के दम पे अपनी जिंदगी जी रहा है, वो सब ब्राह्मण हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। अब रही बात कि भाई ये जो ब्राह्मण है, हम इनकी बात नहीं कर रहे जी जो ब्राह्मण हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि हमारे बाय बर्थ हैं। ओके, बाय बर्थ पे आ जाओ, बाय बर्थ पे आ जाओ। सीधी सी बात है, सबसे पहले ये कास्ट बाय बर्थ कहां से आई, पहले ये बता देते हैं। कास्ट बाय बर्थ आई जजमानी सिस्टम से। अगर आप अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ के खुश हो रहे हैं तो भैया आप हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझे, बुद्धि तुम्हारे अंदर खराब है, मेरे अंदर नहीं। या फिर मेरे आर्ग्यूमेंट्स को रिप्लाई करके दिखाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें, रिप्लाई करें। नहीं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसमें रिप्लाई करें, मेरे को मैसेज करें और मुझे बताएं कि ये जो जजमानी सिस्टम है ये कहाँ क्यों बुरे, मतलब जजमानी सिस्टम से ब्राह्मणवाद नहीं आया। भाई किसान ने कहा अपने बेटे को कि बेटा कुछ भी बात नहीं है, तुझे और कुछ नहीं आएगा, मैं खेत दे दूंगा, इस खेत के अंदर खेती करके जीवन भर अपना पेट पाल लेगा। क्षत्रिय ने अपने बेटे को तलवार दे दी कि बेटा और कुछ नहीं तो डरा के अपना खर्चा चला लियो। व्यापारी ने अपने बेटे को व्यापार सिखा दिया। ब्राह्मण का काम है नॉलेज। ज्ञान एक इकलौती ऐसी चीज है, ना तो दिया जा सकता ना लिया जा सकता। ज्ञान केवल एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल और केवल
बांट सकते हैं। सामने वाले की क्षमता है वो ले या ना ले, सामने वाले की इच्छा है कि ले या ना ले। अब ऐसे में एक टीचर है, उसका बेटा टीचर बनेगा, अच्छा टीचर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे कौन कहाँ क्या कर रहे हैं आप में से किसी को नहीं मालूम होगा। महात्मा गांधी के जो बच्चे थे जिन्होंने नॉलेज के दम पे, महात्मा गांधी अपने ज्ञान के दम पे आगे बढ़े, उनके बच्चे कहाँ क्या हैं किसी को नहीं मालूम। ये सोचकर देखिए, जब ये सारी सिचुएशंस हैं, ये सारा मामला है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक ब्राह्मण के बालक को ना तो व्यापार आता, मैं टीचर हूं, मेरे बच्चों को ना तो व्यापार आता। भाई 100 की गिड्डी गिनने के लिए दे दी जाती है तो उसमें भी 100 तक वो गिनते गिनते कभी 2 नोट चिपक के उधर चले जाते हैं, कभी एक नोट को 2 बार गिन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार है ही नहीं। ना हमारे यहाँ लड़ना झगड़ना, ना प्रॉपर्टी, ना और कुछ। हमारे यहाँ केवल ज्ञान का मामला है। अगर मैं अपने बच्चों को ज्ञान दे पाऊंगा तो बहुत बढ़िया, अगर ज्ञान नहीं दे पाऊंगा तो गए। उसके बाद भीख मांगने के अलावा या फिर छोटी मोटी नौकरी करने के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ना खेती करनी आती, ना फैक्ट्री में काम करना आता, ना मजदूरी आती, कुछ नहीं आता। इस सवाल का जवाब दे दो। अभी उस अनटचेबिलिटी भी आता हूं। अब यहां किसान ने अपने खेत में घुसने से मना कर, किसी को नहीं घुसने दिया। राजपूत ने अपनी तलवार किसी को नहीं लेने दी, व्यापारी ने अपना व्यापार किसी को नहीं लेने दिया। अब बचा कौन? या तो वो क्षुद्रा बचा जो कि साफ सफाई से लेकर सेवक वर्ग है, या फिर वो ब्राह्मण बचा जिसके पास नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी है। अब ऐसे में इस जजमानी सिस्टम ने जब सारे रास्ते बंद कर दिए सबके लिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक ब्राह्मण भी कहेगा कि बेटा देख, भगवान से हर कोई डरता है, नॉलेज यहां पर ले और अपना काम चला। ये गिने चुने भी कर देगा तो इतना भी किसी को नहीं आता। ये ज्ञान का मामला था, बेसिक बता दिया। उसमें जो इंटेलिजेंट बालक थे वो तो सीखते चले गए, दूसरे सीखे ही ना। अब रही बात एक शूद्र को, शूद्र और उसके बाद अनटचेबल। अनटचेबल्स कौन थे उनके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। शूद्र को यह कहा गया कि भाई आप केवल सेवा कर रहे हैं, सेवक वर्ग है। प्रॉब्लम तभी तो शुरू हुई जब जमीन ट्रांसफर कर नहीं सकते, जमीन मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, वो ट्रांसफर कर नहीं सकते। समझे? तलवार वाला किसी को तलवार उठाने ही नहीं दे रहा, उसको कह रहा है तलवार रख। तीसरा व्यापारी है, किसी को व्यापार में घुसने नहीं दे रहा। गिल्ड ऐसी बना रखी है, कुछ कहने की हद नहीं। तो यहां पर या तो ब्राह्मण बच गया, एक शूद्र बच गया। और इसमें किसी की गलती नहीं है। जब इकोनॉमी काम नहीं कर रही होती, जब सब कुछ कोलैप्स कर रहा होता है, तो ऐसा ही होता है। और दुनिया की हर सोसाइटी में ऐसा होता है, कोई एक के लिए नई बात नहीं है। अब यहां से क्या हुआ, एक शूद्र हो गया। अब जी मामला आगे। अब अगला मामला यहां पर यह आ जाता है शूद्र के बाद का, कि भाई अब सवाल यह है कि बाय बर्थ यहां से होना शुरू हो गया है। नो डाउट इसमें बुरा हाल शूद्रों का हुआ, और शूद्रों से भी कहीं ज्यादा बुरा हाल अनटचेबल्स का हुआ, क्योंकि जब सोर्स ऑफ इकोनॉमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना बंद हो गए, तो यहां पर किसान ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया और हर जगह पर सारे रास्ते बंद हो गए। तो यहां पर बाय बर्थ वाला कंसेप्ट अपने आप डेवलप होना शुरू हो गया। बाय बर्थ का कंसेप्ट शुरू हो गया। और रही बात गरीब ब्राह्मण की, तो द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण थे, एक गाय मांगने गए थे, कलेश हो गया था। समझे? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का जिक्र आता है। ऐसे कितने सारे ब्राह्मण आपके इतिहास में मौजूद हैं जो गरीब थे। और आज कौन सा अमीर है? मंदिरों के अंदर बैठे हुए जो पंडित हैं, उनको रोटी तक नहीं चलती। उनको अपनी बेटियों की शादी करने के लिए आज भी मोहल्ले से मोहल्ले से भीख मांग के, या यूं कहीं दक्षिणा मांग के अपना काम चलाना पड़ता है। और वो जब अपनी बेटी की शादी करने जा रहा होता है, तो अपने बच्चों की शादी करने के नाम पर वो मोहल्ले की तरफ देख रहा होता है कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर देना। भाई हमने वो पंडिताई नहीं अरे मतलब कर रखी, हम वो पुजारी पना नहीं करते, वरना हमारा भी हाल यही होता। हाँ, रियलिटी हमारा भी हाल यही होता। आप अपने मोहल्ले के पंडितों की, पुजारियों की हालत समझ लीजिए क्या है। कम से कम मौलवी मुफ्ती के नाम पर उनको तनख्वाह तो मिलती है 14-15 हजार रुपए महीना। दिल्ली के अंदर केजरीवाल दे तो रहा है। दिल्ली के कितने पुजारियों को तनख्वाह मिलती है, मुझे ये बता दीजिए। अगर उस चढ़ावे को बहुत घटिया भाषा में बोलूं ना, तो वो चढ़ावा असलियत में भीख है। जिस भीख के नाम पर वो भीख है, और उस भीख को लेके लोग आगे बढ़ते हैं। ये पंडितों के घर चलते हैं। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ।
यहां तक तो ठीक है जी, ब्राह्मण दो पार्ट्स में है। मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि ब्राह्मण कौन से वाले कहे, बाय बर्थ वाले कहे या बाय प्रोफेशन वाले कहे। अब जब ये चीज हो गई है कि चलो मैं मानकर चलता हूं बाय बर्थ वाले किए, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बाय बर्थ भी हूं, बाय प्रोफेशन भी हूं। लेकिन मेरा अगला सवाल तुमसे ये है, मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि चलो ये मेरे को एक एग्जांपल पहले तुम्हारे को दे देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा जब पाकिस्तान बना तो सबसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी कौन सी थी? पाकिस्तान के अंदर सबसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी थी अहमदियाज। अहमदिया पाकिस्तान की वो कम्युनिटी थी जहां से सबसे पहले चीफ जस्टिस से लेकर वहां के बैंकों के गवर्नर से लेकर गवर्नमेंट जॉब से लेकर हर जगह पर केवल और केवल अहमदिया विराजमान थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण जो हैं वो कोई काम धंधा करे या ना करे, पढ़ाई जरूर करेगा, शिक्षा जरूर प्राप्त करेगा, इसका मेन हथियार शिक्षा है। ऐसे ही पाकिस्तान में अहमदिया थे जिनका मेन हथियार शिक्षा था। मैं अपने बच्चों को साफ कहता हूं, 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें, 1 रुपया नहीं, प्रधानमंत्री खाते में दान कर दूंगा, कहीं भी कर दूंगा। तुम्हारे को सिर्फ एजुकेशन दूंगा, जो कुछ करना है खुद करो, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें पैसा मिल गया तुम शिक्षा छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। पैसा तो कमा लोगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक। और केवल इस चीज पे भरोसा करता हूं मैं कि ज्ञान अगर ले लिया तो सरवाइव कर जाओगे, वरना गेट लॉस्ट तुम्हारे को पैसा देके बर्बाद नहीं करने वाला। और ये मेरा नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया इस मामले में कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ दे रखी हुई, नहीं, कि बेटा पढ़ ले तो केवल पढ़ाई काम आएगी। हर जगह पे हमारी जो इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी खास बात ही है कि कोई किसी को कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं देता, सिर्फ एक चीज देते हैं, नॉलेज। पढ़ ले किताब, पढ़ ले किताब। और ये ट्रेंड है शुरू से आखिरी तक। तो नॉलेज है तो नॉलेज में कॉम्पिटिट करो फिर। और रही बात, अब देखो अहमदियाज की बता रहा था, पाकिस्तान ने सबसे पहले अहमदियाओं को ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, इनको गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। और नॉन मुस्लिम के बाद इनको एंटी अहमदिया कैंपेन जो थे वो चलाने शुरू हो गए। एक समय ऐसा था जब अहमदिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा डोमिनेट करता था, क्योंकि यूरोप से लेकर हर जगह के ऊपर पाकिस्तान प्यारा था और उसके बाद इनका टैलेंट भी बोलता था। पाकिस्तानियों के ने सिर्फ एक काम किया, और वो जनरल जियाउल हक ने एक काम किया कि ये अहमदिया तुम्हें आने वाले समय के अंदर तुम्हारे ऊपर क्या नाम है राज करेंगे, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए इन अहमदियाओं को खत्म करने के लिए उसने सिर्फ एक काम किया, इन अहमदियाओं को पहले तो गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया, उसके बाद एंटी अहमदिया मूवमेंट चलाया और इन्हें वाजिब उल कत्ल यानी जहां मिले मार दोगे तो कोई समस्या नहीं है, वाजिब उल कत्ल डिक्लेयर कर दिया। ये जो पढ़े लिखे ज्यादा अमीर अहमदिया थे वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। आज जो अहमदिया हैं वो मुश्किल से 30 या 40 हजार बचे हुए हैं। अहमदिया तो मर गए और जो बचे वो देश छोड़कर भाग गए। वो जहां गए उन्होंने वहां अपना डेरा बसा लिया। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत तुम देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा अहमदिया के जाने के बाद सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी में एक क्लास ऐसी जरूर होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बिहाफ पर सरवाइव करती है। उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉलेज होती है। वो नॉलेज के बिहाफ पर सरवाइव करती है, चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर हो गए, चाहे डॉक्टर शशि थरूर हो गए, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, चाहे कोई भी हो गए। इनके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन इनकी नॉलेज ही इनका सब कुछ है और इनकी नॉलेज इनको हारने नहीं देती। और रही बात बिजनेस की या कुछ भी चीजों की, तो भैया गरीब और अमीर हर सोसाइटी में है। तो सवाल यह है कि ये माइंडसेट आया कहां से? देखो भाई, ये माइंडसेट अहमदियाओं के बारे में मैं बता चुका हूं। ये माइंडसेट असलियत में मेरा अपना मानना है, जो कि मैं बहुत मजबूती के साथ इस चीज पर बिलीव करता हूं कि सोच कर देखिए, जेएनयू के अंदर नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी जितने भी है ना, सारे के सारे भांगची, दारूबाज, अय्याश, मतलब जो भी है, इसका बड़ा सेक्शन अभी भी जेएनयू के अंदर मौजूद है।
मार्क्सिस्ट अप्रोच है। और मार्क्स एक ऐसा गधा आदमी था, एक ऐसा जाहिल आदमी था, जिसने हिंदुस्तान के बारे में तब लिखा जब उस समय पर वो हिंदुस्तान आया भी नहीं था। कार्ल मार्क्स एक ऐसा जाहिल आदमी जिसने हिंदुस्तान आए बगैर एक फिलॉसफी डेवलप कर दी, और एक ऐसी मीठी गोली देने वाली फिलॉसफी, केजरीवाल टाइप, फ्री 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 फ्री, टैलेंट को किल करने का वेपन डेवलप कर दिया। नतीजा उसका ये कि आज के दिन वही कार्ल मार्क्स जो है, उसके चक्कर के अंदर रशिया जैसा देश बर्बाद हो चुका है। चाइना वाले जो हैं उस कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के ऊपर अपने शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और हालात खराब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आजादी छीन रखी है। कार्ल मार्क्स ने आजादी और टैलेंट दोनों को किल करने की बात कही थी। ये चालाक लोग हैं, चालाक लोग हैं। और यही मार्क्सिस्ट आज के दिन जेएनयू के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको जो भांग पी के, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, आईएसआई का या चाइना की किसी एजेंसी का गुंडा या एक एजेंट वहां इन गंजेड़ी बंगेड़ी के पास बैठा हुआ हो, गांजा फूकने के बाद या भांग पीने के बाद या चरस का दम मारो दम टाइप का करने के बाद, उसके बाद उसको कह दिया होगा ब्राह्मणों ने सब कुछ कर दिया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और उसने जाकर लिख दिया, और हमारे जैसों को यहां पर डिबेट करनी पड़ रही है। मतलब पहले मुझे ये बताइए, ब्राह्मण किस वजह से, कौन सा वाला ब्राह्मण शिक्षा के बिहाफ पर जीता है वो ब्राह्मण, या क्या नाम है वो जो बाय बर्थ है? अगर बाय बर्थ है तो भाई हिंदुस्तान के किस किस गांव से कैसे कैसे निकालेंगे? क्या हिंदुस्तान का पार्टीशन करने के बाद भी मन नहीं भरा? एक विभाजन होने के बाद भी मन नहीं भरा? चलो भगा दो, आप कहां जाएंगे ये बताओ, कहां जाना है? समंदर में कूद के जान देनी है? ठीक है, पहले सामने आके कहने की हिम्मत तो कर भाई, और कुछ आर्ग्यूमेंट भी कर ले। या केवल भांग का नशा करके नारे लगाने हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ठीक है भाई, छोड़ने को तैयार है, लेकिन ये तो बता दे कि भारत छोड़ के समंदर में कूदना है या किसी विदेश में जाना है। फिर क्या विदेश में जाके कोई ऋषि सुनक बनेगा तो क्या उस पर प्राउड फील होगा, या उसके ऊपर भी थूकोगे? अच्छा, और तीसरी एक और बात बता दीजिएगा, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे तो केवल मेल मेंबर छोड़ेंगे, या उनकी औरतें और बच्चे, औरतों को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, या उनकी औरतों को अपनी बिस्तर की शान बढ़ाने के लिए रखा जाएगा? एक बात पूछ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में से पंडितों को जब भगाया उन्होंने, जो मतलब काफिर और वाजिबुल कत्ल वगैरह वाले नारे लगाने वाले थे, उन्होंने भगाया तो आदमियों को तो भगा दिया, औरतों को वहीं रखा अपने बिस्तर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ब्राह्मणों को जो भगाया जाएगा, तो क्या इस तरीके से औरतों और बच्चों को आपके पास ही छोड़ के जाना है आपकी रखैल बनने के लिए, या उन्हें साथ ले जा सकते हैं? और अगर हिम्मत हो ना, औकात हो तुम में से किसी की, तो इसे उल्टा करके देख लेना, उल्टा करके देख लेना। और जिनको ये एग्री करते हैं ना कि मतलब ब्राह्मण भारत छोड़ो टाइप में, तो भैया देखो, सीधी सी बात ये है, तुम हो गांजा चरस फूके हुए बंदे, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अगर इतनी ही हिम्मत होती तो सबके सामने आके दीवार पे लिखकर चोरों की तरह भागते नहीं, सबके सामने सीना ठोक के कहते, हां मैं कह रहा हूं, भागो यहां से। तो हम चाहेंगे कि आपकी बात माने और भागे यहां से, लेकिन रीजन के साथ, लॉजिक के साथ, और हम ये कह के जाएं कि हाँ हम आर्ग्यूमेंट में हार गए इसलिए भाग गए। कम से कम हराओ, कुछ अच्छा करो, मेहनत करके आओ, चोरों की तरह मत काम करो। और वो हर मार्क्सिस्ट है, यहां किसी जाति का मामला नहीं है, सही में जाति का मामला नहीं है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, बल्कि ब्राह्मणों से मेरी नहीं बनती, दलितों से और बाकी जाति वालों से ज्यादा बनती है। और क्या, ब्राह्मण कुत्ता भैंसा और हाथी कभी नहीं थे जात के साथी। ये आपस में एक दूसरे की इनकी जाति नहीं हो पाती। ये दो ब्राह्मण इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, क्यों? बुद्धि है, और बुद्धि क्लैश करती है। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सारे धर्मों से हैं, सारी जातियों से हैं, और विदेशों से भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो मार्क्सिस्ट है ना,
ये मार्क्सिस्ट चाइनीज और पाकिस्तानियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और रही सही कसर जो फ्रस्ट्रेशन ये इनकी है, इनके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम फ्रस्ट्रेशन को भी अपने साथ मिला लिया है। अब ये एक ऐसा गैंग क्रिएट हो चुका है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है और ये लोग वही करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो नारा लगाए मेरे इन सवालों का जवाब दे देना, नारे लगा लो। मैं तुम्हारे इस बात मानने को तैयार हूं, बस आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हो जाओ। ये बता दो जा रहे हैं, मेरे दो चार सवालों के जवाब दे देना, कौन से वाले जाएंगे, कौन से वाले, ये याद रखना। धन्यवाद।